हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का बीएल एजुकेशन चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर थर्ड। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं 2 वीडियो डाल चुका हूं, मॉडल पेपर फर्स्ट और मॉडल पेपर सेकंड। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से उन वीडियो को ज़रूर देखिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले 28 दिनों में अपना जो चैनल है उस चैनल ने कितना क्या ग्रो किया है। तो देखिए यहाँ पर जो सब्सक्राइब किए हुए बंदे हैं वो देख रहे हैं मात्र कितना 14.7%, और जो बिना सब्सक्राइब किए हुए बंदे हैं वो कितना देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं 85%। यानी कहने मतलब ये है कि जो सब्सक्राइब किए हुए हैं हमारे चैनल पे वो कितना देख रहे हैं 14%, यानी 14.7% देख रहे हैं। और जो बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं वो कितना देख रहे हैं, तो वो देख रहे हैं 85.2%। यानी कि बिना सब्सक्राइब किए हुए बंदे ज़्यादा देख रहे हैं। ये है हमारा पिछला 28 दिन का रिकॉर्ड। अब मैं आपको कुछ 7 दिनों का रिकॉर्ड और दिखा देता हूँ। तो देखिए यह है 7 दिनों का रिकॉर्ड, यानी पिछले 7 दिनों की अगर बात करें तो पिछले 7 दिनों में जो सब्सक्राइब किए हुए बंदे हैं वो कितना देख रहे हैं 21.7%, और जो बिना सब्सक्राइब किए हुए बंदे हैं वो कितना देख रहे हैं 78%। यानी कि सब्सक्राइब नहीं किए हुए जो बंदे हैं वो ज़्यादा देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लगे भाई चैनल वास्तव में अच्छा चैनल है, इससे हमें काफ़ी अच्छी जानकारी मिलती है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसा ना हो कि बिना सब्सक्राइब किए हुए ज़्यादा देख रहे हैं और सब्सक्राइब किए हुए मात्र कम देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं हो, यही मेरा कहना है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पल्लवकालीन महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है। यानी पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा बसाया हुआ एक नगर था जिसका नाम था महाबलीपुरम। तो ये महाबलीपुरम नगर क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में आपको बताना है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा 1 नंबर का। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो पहले चैप्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए दोस्तों, जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों के मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको केवल जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सिर्फ क्वेश्चन ही बताऊंगा। तो आप इनके जो आंसर है वो हल कीजिए, और जितने भी क्वेश्चन है काफ़ी मैंने सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं, तो आप इन क्वेश्चनों को एक जगह लिख लीजिए ताकि आपके पास एक पूरा मॉडल पेपर तैयार हो जाए, और इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपके एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपल्ली किसने कहा। यानी हल्दी घाटी को मेवाड़ की जो थर्मोपल्ली है वो किसने कहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, 1 नंबर का आएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 3rd चैप्टर से। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, राजनीतिक लोकतंत्र से क्या आशय है स्पष्ट कीजिए। यानी राजनीतिक लोकतंत्र कहते किसे हैं ये आपको बताना है, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कितने नंबर का, 1 नंबर का। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 5वें चैप्टर से, और 5वें चैप्टर का नाम है लोकतंत्र। तो आप उसमें से इस क्वेश्चन को देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मालगाड़ियों के संचालन हेतु फरतक से निर्माणाधीन रेल परियोजना का नाम बताइए। यानी मालगाड़ियों के संचालन हेतु अलग से एक निर्माण की गई रेल परियोजना है, उसका आपको नाम बताना है। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि मालगाड़ियों के संचालन हेतु फरतक से निर्माणाधीन जो भी रेल परियोजना है उसका आपको नाम बताना है, और ये क्वेश्चन आपको पूछेगा कितना नंबर का, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 13वें चैप्टर से, और 13वें चैप्टर का नाम है परिवहन। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद व राष्ट्रीय आय को परिभाषित कीजिए। यानी सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं और राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, इन दोनों की आपको परिभाषा बतानी है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 1 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स वाली जो बुक्स है आप उसमें से देख लेना। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है, जो 6ठा क्वेश्चन है वो है, प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, वह प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का सूत्र बताइए। यानी प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, पहले आपको इसकी परिभाषा बतानी है, और उसके बाद में प्रति व्यक्ति आय ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपको बताना है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाएगा 1 नंबर का। ठीक है, और इसको भी आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स वाली बुक्स में से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, आपसे गुजारिश है, चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो का सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। तो अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई, वह किस आयोग को भारत सरकार के थिंक टैंक की संज्ञा दी जाती है। कहने में फ्रेंड्स, कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई आपको ये बताना है, और उसके बाद में किस आयोग को भारत सरकार के थिंक टैंक की संज्ञा दी जाती है। तो नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को, और
भारत सरकार के थिंक टैंक की यानी कि थिंक और टैंक की जो संज्ञा दी है वो किसको दी है, तो वो दी है नीति आयोग को। तो ये याद रख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 नंबर का पूछा जाएगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन को भी आप इकोनॉमिक्स वाली जो बुक्स है उसमें से देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो 8वां है वो है मांग प्रेरित एवं लागत प्रेरित मुद्रास्फीति किसे कहते हैं, यानी मांग प्रेरित और लागत प्रेरित जो मुद्रास्फीति है वो किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, 1 नंबर का आएगा। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स वाली बुक्स में से। और किसी भी प्रकार की दिक्कत हो या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट्स बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है बेरोजगारी किसे कहते हैं, वह भारत में बेरोजगारी दूर करने के 2 उपाय बताइए। यानी पहले तो आपको बतानी है बेरोजगारी कहते किसे हैं, और उसके बाद में भारत में बेरोजगारी दूर करने के कोई भी आपको 2 उपाय बताने हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, 1 नंबर का। और इसको भी आप इकोनॉमिक्स वाली जो बुक्स है उसमें से देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है गरीबी किसे कहते हैं, वह निरपेक्ष गरीबी किन राष्ट्रों में अधिक पाई जाती है। यानी सबसे पहले आप गरीबी की परिभाषा बतानी है, यानी कि गरीबी कहते किसे हैं वो आपको बताना है। और उसके बाद में निरपेक्ष जो गरीबी है, देखिए फ्रेंड्स गरीबी 2 प्रकार की होती है, एक होती है सापेक्ष गरीबी और दूसरी होती है निरपेक्ष गरीबी। तो आपको जो निरपेक्ष गरीबी है उसके बारे में बताना है, यानी निरपेक्ष गरीबी जो है वो किन राष्ट्रों में यानी कौन से देशों में अधिक पाई जाती है। तो आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि गरीबी कहते किसे हैं, परिभाषा देनी है, और जो निरपेक्ष गरीबी है वो निरपेक्ष गरीबी कौन से राष्ट्रों में अधिक पाई जाती है यह आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा और कैसे की जाती है। यानी उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है और किस प्रकार की जाती है ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 1 नंबर से लेकर के 10 नंबर तक जो क्वेश्चन है वो कितने नंबर के आएंगे, 1-1 नंबर के आएंगे। तो अगला क्वेश्चन है क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हुई है, अगर हाँ तो क्यों। यानी कहने में मतलब ये है फ्रेंड्स कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है वो कौन से क्षेत्रों में निकाली गई है, मरुस्थलीय क्षेत्रों में निकाली गई है राजस्थान में। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए क्या एक वरदान साबित हुई है ये आपको बताना है। अगर आपका जवाब हाँ में है तो आपको बताना है क्यों, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन भी पूछा जाएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन है क्या इंदिरा गांधी नहर परियोजना मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए एक वरदान साबित हुई है, अगर हाँ तो क्यों, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जितने भी क्वेश्चन हैं आप इन क्वेश्चनों को एक जगह लिख लीजिए ताकि आपके पास पूरा मॉडल पेपर तैयार हो जाए। और फ्रेंड्स याद रखिएगा इससे पहले भी मैं 2 वीडियो डाल चुका हूँ, मॉडल पेपर फर्स्ट और मॉडल पेपर सेकंड। अगर आपने वो नहीं देखा तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाओ और वहाँ से वीडियो देखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कृषि किसे कहते हैं, वह भारत में कृषि विकास हेतु कोई 2 सुझाव दीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले कृषि की परिभाषा बतानी है, भाई कृषि कहते किसे हैं। और आगे पूछा कि भारत में कृषि विकास हेतु आपको कोई भी 2 सुझाव देने हैं ताकि कृषि को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। तो कृषि किसे कहते हैं और भारत में कृषि विकास हेतु कोई भी आपको 2 सुझाव बताने हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा 2 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कृषि वाले चैप्टर में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो 14वां क्वेश्चन है वो है क्या कोयला ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है तथा कोयले के प्रकारों का वर्णन कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में ये बता रहा है कि जो कोयला है वो कोयला क्या ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, हाँ बिल्कुल है, तथा कोयले के प्रकारों का वर्णन कीजिए। फ्रेंड्स आपको इस क्वेश्चन में बताना है 2 क्वेश्चन पूछे हैं साथ में कि क्या कोयला जो है वो ऊर्जा का महत्वपूर्ण संसाधन है, कैसे हैं वो बताना है इसमें। और दूसरी बात जो कोयले के प्रकार हैं, यानी कोयला 4 प्रकार का है, एंथ्रेसाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पीट, इन चारों के बारे में आपको डिटेल्स बतानी है, तब जाकर के आपको नंबर मिलेंगे 2। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके अनुसार उद्योगों की स्थापना कहाँ होनी चाहिए समझाइए। यानी आपके अनुसार जो उद्योग हैं उद्योग कहाँ लगने चाहिए ये आपको बताना है। तो फ्रेंड्स उद्योग वहीं लगेंगे जहाँ पर कच्चा माल उपलब्ध होगा, कोयला उपलब्ध होगा यानी ऊर्जा संसाधन उपलब्ध होगा, इसके साथ ही जल उपलब्ध होगा, यातायात की सुविधा होगी, ठीक है। तो जहाँ पे ये सभी कारक उपलब्ध होंगे वहीं पर उद्योग की स्थापना होगी। तो आपको ये बताना है, यानी कुल मिला के इस क्वेश्चन में ये पूछा है उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो आपको बताने हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा के पूछा है भाई आपके अनुसार उद्योगों की स्थापना कहाँ होनी चाहिए समझाइए, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का। और ये क्वेश्चन आप देख सकते हो जो उद्योगों वाला चैप्टर है विनिर्माण उद्योग उसमें से आप देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है जो 16वां है वो है नगरीकरण किसे कहते हैं, वह नगरीकरण से होने वाले लाभ और हानि समझाइए। यानी इस क्वेश्चन में आपको सबसे पहले तो नगरीकरण की परिभाषा बतानी है
और उसके बाद नगरीकरण से कौन कौन से लाभ होते हैं और कौन कौन सी हानि होती है वो आपको बताना है। एग्जाम में पूछा जाएगा 2 नंबर का ये क्वेश्चन, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो मानव संसाधन वाले चैप्टर में से, तो मानव संसाधन वाले चैप्टर में से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमांत सड़कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, वह इसका क्या महत्व है, समझाइए। यानी जो सीमांत सड़कें हैं उन सीमांत सड़कों का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है ये आपको बताना है, और इन सीमांत सड़कों का क्या महत्व है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो परिवहन एवं संचार वाले चैप्टर में से, यानी कि 13वें चैप्टर से आप इसको देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। और किसी प्रकार की दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में पूछ लेना। तो अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक स्थानों पर वृद्धजनों एवं विशेष योग्य जनों की सुविधा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए। यानी जो सार्वजनिक स्थान है उन सार्वजनिक स्थानों पर जो वृद्धजन और विशेष योग्य जन जो व्यक्ति हैं उनकी सुविधा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए ये आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो सड़क सुरक्षा वाला जो चैप्टर है यानी 19वां जो चैप्टर है आप उसमें से देख लेना, और ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कितने नंबर का, 2 नंबर का, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, दूषित जल व कचरा पर्यावरण में मानव स्वास्थ्य को कैसे दुष्प्रभावित करता है। यानी दूषित जल और जो कचरा है वो पर्यावरण में मानव के स्वास्थ्य को किस प्रकार से दुष्प्रभावित करता है ये आपको बताना है। एग्जाम में पूछा जाएगा 2 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 20वां जो चैप्टर है ठोस कचरा वाला आप उसमें से देख लेना, ठीक है फ्रेंड्स। तो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो सारे यहीं समाप्त होते हैं, यानी कि 11 नंबर से लेकर के 19 नंबर तक जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे वो कितने नंबर के पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगला क्वेश्चन है 20वां, समुद्रगुप्त का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा, स्पष्ट कीजिए। यानी जो समुद्रगुप्त था उस समुद्रगुप्त का भारतीय संस्कृति में क्या योगदान रहा यह आपको बताना है। और ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का पूछा जाएगा, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो पहले चैप्टर में से। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा है कि समुद्रगुप्त का सांस्कृतिक योगदान आपको बताना है, ठीक है। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हमीरदेव चौहान ने कौन सी नीति अपनाई थी और उस नीति का वर्णन कीजिए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा हमीरदेव चौहान ने एक नीति अपनाई थी और उस नीति का नाम था दिग्विजय की नीति, ठीक है। तो उस दिग्विजय की नीति का आपको वर्णन करना है। तो इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमीरदेव चौहान की दिग्विजय नीति का वर्णन कीजिए, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के इसमें पूछा है, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 4 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 2nd चैप्टर में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन है जो है, प्राग की संधि की 4 प्रमुख शर्तों का उल्लेख कीजिए। यानी जो प्राग की संधि है वो किस किस के मध्य हुई और इस संधि के तहत क्या क्या शर्तें निर्धारित की गई वो आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 4 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 4th चैप्टर में से, यानी 4थे चैप्टर में से आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, ऐसे कोई 4 तथ्यात्मक तर्क दीजिए जो भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को प्रकट करते हो। यानी कहने मतलब ये फ्रेंड्स कि ऐसे कोई भी आपको 4 तथ्य बताने हैं जो ये प्रकट करते हो कि भारत का जो लोकतंत्र है उसका भविष्य जो है वो उज्जवल हो। यानी कि ऐसे कोई 4 तथ्यात्मक तर्क देने हैं जो भारत के लोकतंत्र के उज्जवल भविष्य को प्रकट करते हो। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में 4 नंबर का, और आप इस क्वेश्चन को देख सकते हो 5वां जो चैप्टर है यानी लोकतंत्र वाला जो चैप्टर है आप उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। यानी कि वैश्वीकरण की परिभाषा बतानी है कि एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना क्या कहलाता है, वैश्वीकरण। तो वैश्वीकरण की आपको परिभाषा बतानी है। और आगे क्या कह रहा है कि वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वह वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन आए हैं स्पष्ट कीजिए। यानी आपको इस क्वेश्चन में ये बताना भाई वैश्वीकरण कहते किसे हैं, इसकी परिभाषा देनी है। और वैश्वीकरण की प्रक्रिया द्वारा भारतीय जो अर्थव्यवस्था है उस भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो आपको बताने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 4 नंबर का, और इकोनॉमिक्स वाली जो बुक्स है आप उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है, पत्थर मुद्रा एवं धातु मुद्रा में कोई 4 अंतर बताइए। यानी कि एक तो मुद्रा चलती है पत्थर मुद्रा और दूसरी मुद्रा चलती है कौन सी, धातु मुद्रा। तो पत्थर मुद्रा और धातु मुद्रा इन दोनों में आपको कोई भी 4 अंतर बताने हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 4 नंबर का, और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो इकोनॉमिक्स वाली जो बुक्स है आप उसमें से देख लीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है 26वां, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचना किस प्रकार प्राप्त की जाती है और सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया को समझाइए। यानी कहने मतलब ये है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा जो है सूचना किस प्रकार प्राप्त की जाती है। तो सूचना प्राप्त करने की क्या प्रक्रिया है, क्या प्रोसेस है वो आपको बतानी है। यानी सूचना हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत, ठीक है फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे कितने नंबर का,
4 नंबर का पूछा जाएगा। और ये क्वेश्चन आप देख लेना 18वें चैप्टर में से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, वह इनकी उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी कि राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना क्यों की गई, इसके क्या उद्देश्य थे और इन प्रजामंडलों के माध्यम से क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त हुई वो आपको बतानी है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा 6 नंबर का। फ्रेंड्स याद रखिएगा, निबंधात्मक क्वेश्चन है ये, तो 6 नंबर का आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो 3rd चैप्टर में से, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी का हम अथवा देखते हैं 27वें का। तो 27वें का अथवा है, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष में भारत के प्रसार का वर्णन कीजिए। यानी 1857 की जो क्रांति है, जिसको प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष कहा गया था, उसका भारत में किस प्रकार से प्रसार हुआ, यानी भारत में वो 1857 की जो क्रांति है वो किस प्रकार से फैली, इसका आपको वर्णन करना है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन 6 नंबर का ही होगा, ठीक है, क्योंकि 27वें का क्या है, ये अथवा है, तो ये भी 6 नंबर का ही होगा। और इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो 3rd चैप्टर से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का गठन व राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों की विवेचना कीजिए। यानी राष्ट्रपति का किस प्रकार से गठन किया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं चाहिए, राष्ट्रपति का किस प्रकार से चुनाव किया जाता है, ठीक है, वो सारी आएगी किसमें, गठन में। तो राष्ट्रपति का गठन और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। फ्रेंड्स याद रखिएगा, यहाँ पर केवल कौन सी शक्तियाँ पूछी है, आपातकालीन शक्तियाँ पूछी है, तो केवल आपको आपातकालीन शक्तियाँ ही बतानी हैं। यानी आपातकालीन कह सकते हो या फिर संकटकालीन कह सकते हो, तो आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियों के बारे में आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कितने नंबर का, 7 नंबर का। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो केंद्र सरकार वाले चैप्टर में से, यानी 6ठे चैप्टर में से देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसी का अथवा देख लेते हैं हम। राज्यसभा का गठन समझाते हुए राज्यसभा की वित्तीय एवं निर्वाचन संबंधी शक्तियों को समझाइए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में आपको गठन बताना है, ठीक है। राज्यसभा का किस प्रकार से गठन होता है, इसमें कौन सभापति होते हैं और उपसभापति कौन होता है, इसके साथ ही राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, कितनी आयु होनी चाहिए, ठीक है, वो सारी आएगी किसमें, गठन में। और आगे कह रहा है राज्यसभा की वित्तीय एवं निर्वाचन संबंधी शक्ति। फ्रेंड्स याद रखिएगा, राज्यसभा की टोटल शक्तियों का वर्णन इसमें नहीं करना है, केवल आपको वित्तीय शक्ति बतानी है और निर्वाचन संबंधी शक्ति बतानी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है, विधानसभा के गठन की विवेचना कीजिए। यानी विधानसभा का आपको गठन बताना है, ठीक है, और विधानसभा की संविधान संशोधन संबंधी शक्ति समझाए। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इस क्वेश्चन में भी आपसे विधानसभा का केवल गठन पूछा है, ठीक है, और इसके साथ ही इसकी टोटल शक्ति यानी विधानसभा की टोटल शक्तियाँ न पूछ करके केवल कौन सी शक्ति पूछी है, तो विधानसभा की संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, यानी केवल संविधान संशोधन संबंधी शक्ति पूछी है, ना कि इसमें पूरी शक्तियाँ। तो ये आप याद रखना फ्रेंड्स, विधानसभा की जो केवल संविधान संशोधन शक्ति है वही इस क्वेश्चन में पूछी है। तो जिस शक्ति के बारे में पूछा जाए वो शक्ति आपको बतानी है, ना कि टोटल शक्तियाँ, ठीक है। अगर आप टोटल शक्तियाँ बताने लग जाओगे तो एग्जाम में टाइम आप ही का खराब होगा और टोटल शक्तियाँ लिखने से कोई प्रॉफिट भी नहीं मिलेगा। तो जितना पूछा जाए उतने आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसी का अथवा है, उच्च न्यायालय के गठन को समझाते हुए उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में उच्च न्यायालय का गठन पूछा है, उच्च न्यायालय का किस प्रकार से गठन होता है और इसके साथ ही उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय क्यों कहा जाता है, ये आपको बताना है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कितने नंबर का, 6 नंबर का। और इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो राज्य सरकार वाले चैप्टर से। तो राज्य सरकार वाला जो चैप्टर है आप उसमें से देख लेना, 29वां और 29 का अथवा दोनों आपको राज्य सरकार वाले चैप्टर में से मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो मानचित्र होगा वो कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का आएगा और इसमें 5 ही आपसे क्षेत्र पूछे जाएंगे और 5 क्षेत्र आपको भरने हैं और आपको 5 अंक दिए जाएंगे, यानी कि एक क्षेत्र 1 नंबर का होगा। तो इस मैप में आपको क्या क्या भरना है, तो वो बनना है, पहला दामोदर घाटी परियोजना, दूसरी मुंबई, तीसरी ब्रह्मपुर, चौथी चंडीगढ़ और 5वीं बांसवाड़ा। तो ये आपको भरना है 5 क्षेत्र, 5 नंबर का आपका मैप होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जो मानचित्र है उस मानचित्र की घर पे आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके मानचित्र के 5 नंबर पक्के हो सकें, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, अपने साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।